वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम लोग और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 9 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, IUCN के बारे में। तो आज कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में आज पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अर्थ समिट के बारे में। अर्थ समिट में ही आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए थे। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं और इनके पॉइंट्स याद रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है UNFCCC, Kyoto प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। तो अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ समिट के बारे में। अर्थ समिट के बारे में अगर बात की जाए तो अर्थ समिट किया गया था आपके ईयर 1992 में। ये अर्थ समिट UN के तरफ से किया गया था, यूनाइटेड नेशन के तरफ से। और जो पहला अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था आपके रियो जेनेरियो में। तो पहला जो अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था आपके रियो डे जेनेरियो में। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 192 कंट्रीज थे। जो भी आपके UN के कंट्रीज थे, यूनाइटेड नेशन में जो भी पार्टिसिपेटिव कंट्रीज थे, वो सभी अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया था। अभी अगर अर्थ समिट की बात की जाए, इसे दूसरे एक नाम से भी कहा जाता है, जो कि है आपका UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इससे कहा जाता है UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 1992 में ये रियो में हुआ था। बाद में आफ्टर 10 इयर्स, 1992 के आफ्टर 10 इयर्स, ये 2002 में इसको ट्रांसफर किया गया था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में वहां पर इसका नाम दिया गया था आपका वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल एनवायरमेंट। और बाद में ये 10 इयर्स फिर से पीछे किया गया था, जब 2012 में इसे किया गया था। और 2012 में ये वापस आया था आपके रियो में, और तब इसका नाम दिया गया था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एनवायरमेंट। तो आई होप इतना तक आपको क्लियर है। अर्थ समिट क्या हुआ था? अर्थ समिट सबसे पहले किया गया था आपके ईयर 1992 में। जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसे किया गया था इन द ईयर 1992 में। ये कहाँ पर किया गया था? रियो डे जेनेरियो में। रियो डे जेनेरियो में इसका नाम क्या दिया गया था? UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बाद में 10 साल बाद जब इसको अर्थ समिट को किया गया था, तब इसे जोहान्सबर्ग में किया गया था। कौन से साल में? इसके 10 साल बाद 2002 में। तब क्या नाम दिया गया था? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल एनवायरमेंट। अब फिर 10 साल बाद फिर से किया गया था 2012 में, और ये कहाँ हुआ था? रियो में। तब नाम क्या था? UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एनवायरमेंट।
बस आपको ये नाम ही याद रखना है। अब देखेंगे 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट्स क्या क्या थे। तो जो हम लोग का अर्थ समिट हुआ था 1992 में उसके क्या क्या रिजल्ट थे। तो अगर पहले देखे जाए तो पहला जो हुआ था वो था आपका रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। रियो डिक्लेरेशन। दूसरा था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और तीसरा था आपका एजेंडा 21। तो ये तीन रिजल्ट निकले थे। पहला था रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में क्या था, हमारे अर्थ और एनवायरनमेंट को डेवलप कैसे करना है, इसके लिए आपका 27 प्रिंसिपल्स दिए गए थे जिनमें कंट्रीज को काम करने के लिए बोला गया था। इन 27 प्रिंसिपल्स पे अगर कंट्रीज काम करेंगे तो एनवायरनमेंट को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो ये है आपका रियो डिक्लेरेशन। फिर आता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। जैसे नाम से ही पता चला है ये फॉरेस्ट के लिए, ताकि फॉरेस्ट को हम कैसे बचा पाए, उनमें जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए सेफ्टी कर पाए। ये था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसको याद रखिएगा, जो ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल था ये आपका नॉन बाइंडिंग था, मतलब ये सिर्फ एक सजेशन दिया गया था, तो इसको बाइंडिंग नहीं बनाया गया था। फिर आते हैं एजेंडा 21 पे। एजेंडा 21 में अगर देखा जाए तो एजेंडा 21 में ये याद रखिएगा ये तीनों ही आपके नॉन बाइंडिंग है, चाहे रियो हो, फॉरेस्ट या फिर एजेंडा 21। तो फिर एजेंडा 21 में आपका आउटकम दिया गया था। आउटकम मतलब अर्थ समिट में जितना भी बातचीत हुआ था, जो भी डिसाइड किया गया था, सब कुछ लिखा गया था आपके एजेंडा 21 में। तो वो आपका आउटकम था ऑफ द अर्थ समिट। और यहाँ पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हुआ था, यहाँ पर बनाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। अभी सिर्फ याद कर लीजिए कि एजेंडा 21 का अंदर था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके बाद कुछ हम लोग ने देखा कि कौन कौन से आपके नॉन बाइंडिंग थे। अब देखेंगे क्या क्या बाइंडिंग थे, कौन कौन से नियम आपके बाइंडिंग किए गए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अग्रीमेंट। एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो था आपका कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकंड जो एग्रीमेंट था वो था आपका यूएन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। आपका सेकंड जो कन्वेंशन था वो था यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। और आपका तीसरा जो कन्वेंशन था
एग्रीमेंट वो था यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, टू कॉम्बैट यहाँ पर होगा डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, और यहाँ होगा यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 एग्रीमेंट्स पास किए गए थे जो कि आपके कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग थे। इनको एक एक करके देख लेंगे। पहला क्या है, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि जानवरों को बचाने के लिए, जितने फॉरेस्ट में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब बहुत सारे जगह क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पूरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस चीज को बचाने के लिए क्या गया था, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और तीसरा है आपका यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से हम, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस सब चीजों से हम लोग को बचाने के लिए किया गया था यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो रिजल्ट किए गए थे, जो नॉन बाइंडिंग थे, उनमें था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर बात की जाए, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था उसे सेट किया गया था 2000 में, और टारगेट किया गया था कि 2015 तक हम लोग को अचीव करना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो लिस्ट है वो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। मुझे वो लिस्ट आपको नहीं दिखाना है, पर हम लोग उस कैसे याद करेंगे उसको समझिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोग अपने बचपन से स्टार्ट करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। अगर पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखा जाए तो बचपन में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तब खुद से हम लोग खाना नहीं खा सकते, या फिर हम लोग को कब भूख लगती है हम लोग ये नहीं बता सकते। तो मम्मी जो होती है हमारी, वो हमारे लिए खाना देती है, खाना पकाती है। तो सबसे पहला गोल क्या हो गया, जब हम जन्म लेते हैं तब होगा आपका रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर। ये हमारे घर में खाना खरीदा जाएगा, तभी ना हम लोग को जो भूख लगेगा तब खाना दिया जाएगा। तो पहला गोल क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा गोल अगर देखा जाए, मान लीजिए हम लोग 2-3 साल के हैं, तो जब हम लोग को स्कूल का एडमिशन का टाइम हो जाता है, तो स्कूल में एडमिशन के लिए भेजा जाता है। तो ये क्या होगा, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन। अब जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, आस्ते आस्ते बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं, तब हम लोग को पता चल रहा है कि दुनिया में सभी के अंदर इक्वालिटी रहना चाहिए, सभी को इक्वल तरीके से रखना चाहिए। हम लोग एजुकेशन रिसीव करने के बाद डेवलप होते हैं। तो फिर 3 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर में आएगा प्रोमोट जेंडर
इक्वालिटी। हम लोग पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते हैं अपने माइंड और थिंकिंग को, और समझते हैं कि चाहे लड़का हो लड़की हो, हम लोग सभी इक्वल है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी। अब देखिए, हम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर चुके हैं, मान लीजिए स्कूल वूल में पढ़ाई हो गया, कॉलेज पास आउट कर गए। अब क्या होगा? अब हम लोग शादी करेंगे। तो शादी के बाद क्या होता है? बच्चे होते हैं। तो बच्चों का हेल्थ देखना पड़ेगा हम लोग को, और बच्चा जब जन्म लेगा हम लोग चाहेंगे एक हेल्दी बच्चा जन्म ले। तो पॉइंट क्या आएगा? तो ये पॉइंट आएगा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो रिड्यूस करना होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब बच्चे का देखभाल करना होगा हम लोग को, उसका ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग माँ का ध्यान रखें, माँ की तबीयत का या फिर उनके देखभाल करें। तो ये नंबर 5 पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? इम्प्रूव इम्प्रूव मैटरनल पीएच, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। अब देखिए, आपने शादी कर लिया, आपके बच्चे भी हो गए, तो अब क्या आपको फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा कि फैमिली को कोई बीमारी ना हो, वो सेफ तरीके से रहे। तो इसके लिए क्या होगा? नंबर 6 पॉइंट, इसमें क्या है? कॉम्बैट डिजीजेस। अब मान लीजिए आपने ये सारे जो गोल्स है, वो सारे गोल्स को अचीव कर लिया। अब आप क्या सोचोगे? आप सिर्फ अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचोगे, आप पूरे दुनिया के बारे में सोचोगे कि दुनिया में सभी अच्छे तरीके से रहे। इसके लिए आप क्या चाहोगे? कि आप बनाए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो नंबर 7 पॉइंट क्या होगा? इंश्योर एनवायरनमेंट सिस्टम। कि पूरी दुनिया खुश रहे, एक साथ रहे। तो नंबर 8 जो पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आप चाहते हो कि दुनिया पूरा एक साथ रहे और भाई की तरह भाईचारा रहे, और कोई कंट्रीज में झगड़ा ना हो। तो इसके लिए आप क्या चाहोगे? कि डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप। आई होप ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छा लगा, और ये स्टोरी से आप अगर याद करोगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, तो आपको काफ़ी आसानी से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएंगे। तो ये 8 गोल्स थे जो कि 2000 में बनाए गए थे, और उससे अचीव करने के लिए ईयर दिया गया था 2015। तो 2015 के बाद बनाया गया था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात की जाए, तो ये बनाया गया था आपके 2015 में, और बोला गया था कि 2130 तक इसको हम लोग अचीव करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर देखा जाए, तो इसमें भी कहानी से हम लोग करते हैं, जो कहानी पहले थी वही कहानी को इसमें भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बचपन हो, आप पूरे छोटे हो, तो आपको घर में खाना चाहिए। तो खाना कैसे बाहर से खरीदा जाएगा? तो सबसे पहले क्या है? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी, क्योंकि घर में अगर पैसा नहीं होगा तो फिर घर में खाना नहीं आएगा। पहला है नो पॉवर्टी। अब खाना जब आएगा तब आपको खाना दिया जाएगा,
तो खाना खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगा, तो ये होगा मेरा 0 हंगर। अब खाना आपने खा लिया है और हेल्दी खाना खाया है जो कि बाहर से खरीदा गया था, तो इससे क्या होगा, आपका हेल्थ जो है अच्छा होगा। हेल्थ, क्योंकि आप खाली पेट नहीं हो, इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब ये सब तो हो गया। अब हम लोग को टाइम है स्कूल वापस जाने के लिए, मतलब स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो क्या होगा, नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। को मिलेगा वहाँ पर स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन। और स्कूल में हम लोग पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर क्या सीखेंगे हम लोग, वहाँ पर सीखेंगे जेंडर इक्वालिटी। वहाँ पर सीखेंगे हम लोग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एक बार हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम लोग शादी कर लेंगे और हम लोग एक फैमिली बना के एक घर में रहेंगे। तो घर में रहने के लिए सबसे पहले हम लोग को घर में क्या चाहिए, कि घर में जो पानी हो वो साफ सुथरा हो। तो नंबर 6 क्या होगा, 6 होगा आपका क्लीन वाटर। अब पानी तो साफ है, अभी हम लोग को क्या चाहिए कि बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि घर में जो लाइट हो वो काम कर सके, हीटर सब कुछ काम कर सके। नंबर 7 क्या होगा, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एंड अब ये सब तो हो गया, हम लोग ने शादी कर लिया, फिर पानी लाया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, पर ये सब का एक खर्चा होता है। तो खर्चे को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नौकरी करना पड़ेगा। तो आपका नंबर 8 पॉइंट, नंबर 8 पॉइंट क्या आएगा, डिसेंट वर्क। आप ऑब्वियसली चाहोगे कि जहाँ पर आप काम पे जाओ तो काम करने वाली कंपनी बड़ी हो, एक बड़ी सी फैक्ट्री में आप अच्छे से काम कर पाओ। तो यहाँ पर नंबर नंबर 9 क्या होगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खूबसूरत है, कंपनी में काम करके आपको अच्छा लगता है। अब कंपनी में मान लीजिए किसी को अच्छा या फिर किसी को बुरा बोला जाता है, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, निपोटिज्म देखा जाता है, तो ये सब आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 10 में लिखेंगे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। अब ये सब जब हो गया, तब आपको अब क्या, पूरे दुनिया के बारे में सोचना है। आपने अपना घर संभाल लिया, अभी टाइम है कि हम लोग पूरे दुनिया के बारे में सोचें। तो नंबर 11 में क्या होगा, सस्टेनेबल, सस्टेन सिटीज एंड
अब किसी जगह को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना होगा। मान लीजिए मैं अगर पूरे 10 लोगों के लिए 10 रोटियां दी गई है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए 5 रोटियां रख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में भी भूख लगे तो मैं खा सकता हूँ। तो 9 लोग जो बाकी रह गए उनको सिर्फ 5 रोटियां मिलेंगी और वो भूखे रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट क्या आएगा, सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ताकि हम लोग अपने जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन ना करें। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ये आपका रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। अब ये हम लोग ने देख लिया अपने लोगों के बारे में, दूसरे लोग कैसे रहेंगे। अभी हम लोग को देखना है कि जितने जानवर है, पशु पक्षी है, पेड़ है, इन सब के बारे में भी हम लोग को सोचना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नंबर 13 पॉइंट आएगा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, तो इसमें जो पशु पक्षी है पानी में रहते हैं उनके बारे में सोचेंगे हम लोग। और जो आपके जमीन में रहते हैं उनके बारे में भी सोचेंगे। ये क्या हो जाएगा, तो ये सब हो जाने के बाद जब हम लोग पूरे दुनिया के बारे में सोचेंगे, सब लोग सब पशु पक्षी के बारे में सोचेंगे, तब लास्ट में हम लोग को क्या देखना होगा कि एक दूसरे जो कंट्रीज है एक दूसरे में लड़ाई ना करे। इससे क्या होता है, पूरे दूसरे जो कंट्रीज है उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया में आपका युद्ध चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, तेल के जो प्राइसेस है पूरे दुनिया में इंक्रीज हो रहे हैं और इससे सभी लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग दुनिया की अच्छाई चाहते हैं, तो इसलिए नंबर 16 पॉइंट क्या होगा, नंबर 16 पॉइंट है पीस, जस्टिस एंड पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब अचीव करने के लिए पूरे दुनिया को एक साथ काम करना पड़ेगा। तो आपका आखिरी गोल हो जाएगा नंबर 17, जो कि आपका पार्टनरशिप फॉर, तो ये देखा आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसे 2-3 बार देखिए तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में कम से कम ये 2 से 4 मार्क्स दिला के जाएंगे। तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सब आपके नॉन बाइंडिंग थे। बाइंडिंग में हम लोग ने 3 पढ़ा था, आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब पढ़ेंगे इस तीसरे वाले के बारे में जो कि है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इससे शॉर्ट फॉर्म में आपका कहा जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो UNFCCC अगर कहा जाए तो इसे अर्थ समिट में बनाया गया था। 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें इसको बनाया गया था। में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें उसको बनाया गया था।
इसमें अगर पार्टिसिपेशन देखा जाए तो यूएन में जितने कंट्रीज थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये आपका बाइंडिंग रूल बना था 1994 में। अगर इसका देखा जाए यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सभी कंट्रीज के साथ हर एक साल मीटिंग करता है और इसको कहा जाता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये दुनिया के जितने कंट्रीज है वो इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने व्यूज देते हैं कि हम लोग को कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तब कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो COP1 अगर देखा जाए, COP1 कहाँ हुआ था, जो कि सबसे पहला था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो हुआ था आपके बर्लिन में। COP2 के अगर बात की जाए तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपके जेनेवा में। COP3 हुआ था आपके कियोटो में। COP4 आपको याद नहीं रखना है। COP8 अगर देखा जाए तो ये हुआ था आपके दिल्ली में और COP21 हुआ था आपके पेरिस में। तो इनमें से अगर देखा जाए आपको सिर्फ नाम याद रखना है। उनमें से इम्पोर्टेंट ये है आपका कियोटो और पेरिस। तो इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कियोटो के बारे में देखेंगे। कियोटो की अगर बात की जाए तो कियोटो प्रोटोकॉल किया गया था आपके 1997 में। इसमें बनाया गया था आपका CBDR, जिसका मतलब है आपका कंट्रीब्यूटेड बट डिफरेंस contributed new but differentiated responsibility। इसमें दिया गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी में दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनको दो हिस्से में डिवाइड किया गया था। एक थे आपके बिगेस्ट पॉल्यूटर, और दूसरे थे आपके रिसेंट पॉल्यूटर। तो बिगेस्ट पॉल्यूटर और रिसेंट पॉल्यूटर। बिगेस्ट पॉल्यूटर कौन थे, जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज थे उन सबको रखा गया बिगेस्ट में, और रिसेंट पॉल्यूटर में जो भी आपका डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें रखा गया आपके रिसेंट पॉल्यूटर में। तो इसका मतलब पहले समझते हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। कॉमन से है, कॉमन टर्म जो है यहाँ पर कहता है कि एनवायरनमेंट का जो डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी है, वो सभी कंट्रीज को एक साथ काम करके हेल्प करना होगा ताकि हम लोग एक गोल को अचीव कर पाए। और यहाँ पर डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंशिएट किया गया दो हिस्सों में, दो कंट्रीज को। एक है आपका डेवलप्ड और एक है डेवलपिंग।
ये कहा गया कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे आपकी यूएस, कनाडा, यूके, ये बहुत साल से ये एनवायरनमेंट में आपका CO2 रिलीज कर रहे हैं, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा है, और जो रिसेंट पॉल्यूटर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो ये था आपका CBDR। इसको अगर देखा जाए तो इसको आपके यूएसए ने मना कर दिया था। यूएसए ने कहा था कि हम इस पे साइन यूएसए ने कहा था कि वो इस पे साइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यूएसए ने क्या कहा था? यूएसए वाज ए कंट्री हु डिड नॉट साइन। यहाँ पर यूएसए ने साइन नहीं किया था इस पे, क्योंकि उसको लगा था कि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा दी गई है और ये बात सही नहीं है। बाद में अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने इस पे साइन किया था। इंडिया ने इस पे साइन किया था आपके ईयर 2002 में, और इंडिया को जो गोल दिया गया था वो दिया गया था कि कार्बन एमिशन जो है उसे 5% डिक्रीज करना होगा। इंडिया को रखा गया था आपके रिसेंट पॉल्यूटिंग कंट्रीज में, और उनको आपका एम दिया गया था कि 5% जो कार्बन है, कार्बन एमिशन डिक्रीज करना होगा फ्रॉम द 1990 लेवल। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। 5% डिक्रीज करना होगा कार्बन एमिशन फ्रॉम 1990 लेवल। इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल ने बनाया था एक कार्बन क्रेडिट। जो भी आपका येलो इंक से लिख रहा हूँ इसका मतलब यही है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो उन्होंने एक टर्म बनाया है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि एक क्रेडिट इक्वल्स टू 100 टन ऑफ कार्बन। तो हर एक जो कंट्री था यहाँ पर उन्हें कार्बन क्रेडिट दे दिया गया था कि कौन सा कंट्री कौन से ईयर में कितना कार्बन जो है एनवायरनमेंट में छोड़ सकता है, या फिर एनवायरनमेंट में उनको मेंटेन करना होगा। इस कार्बन क्रेडिट को मेंटेन करने के लिए कंट्रीज 3 चीजों का यूज कर सकती है, 3 मैकेनिज्म्स का यूज कर सकती है। पहला जो मैकेनिज्म है वो है आपका एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है? एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए 2 कंट्रीज है, एक तरफ है आपका इंडिया और दूसरे तरफ है आपका यूएसए। इंडिया का गोल है 100 कार्बन क्रेडिट और यूएसए का गोल भी है 100 कार्बन क्रेडिट। तो इंडिया ने जो भी आपका कार्बन एमिशन किया, जो भी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हुआ, तो इंडिया ने जो कार्बन क्रेडिट यूज किया वो है आपका 80, और यूएसए ने जो कार्बन क्रेडिट यूज किया है वो है आपका 120। तो क्या होगा, यूएसए इंडिया को कह सकता है कि आप जो अपना कार्बन क्रेडिट जो आपके पास है, जो 20 कार्बन क्रेडिट आपके पास है, वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 80 माइनस 100 करेंगे तो फिर 20 कार्बन क्रेडिट इसके पास अभी भी बचा हुआ है, इंडिया के पास अभी भी बचा हुआ है, और यूएसए के पास 20 कार्बन क्रेडिट वो एक्स्ट्रा चला गया है। यूएसए क्या बोलेगा? यूएसए इंडिया को बोलेगा
कि मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आप उसके बदले आपका जो कार्बन है, कार्बन क्रेडिट मुझे दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जो 20 कार्बन क्रेडिट है इंडिया यूएसए को अगर देगा तो 100 + 20 इसका हो जाएगा 120, और ये अपने टारगेट को मीट कर लेगा। तो ये होगा आपका एमिशन ट्रेडिंग। कि इंडिया को फायदा क्या हो गया, इंडिया को आपका कैश मिल गया या फिर मनी मिल गया, और ये अपने यूएसए अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये है आपका एमिशन ट्रेडिंग। तो पहला मैकेनिज्म तो है आपका एमिशन ट्रेडिंग। अब दूसरे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मैकेनिज्म है आपका क्लीन डेवलपमेंट। क्लीन डेवलपमेंट क्लीन डेवलपमेंट में क्या होता है, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ है आपका इंडिया, दूसरे तरफ है यूएसए। तो मान लीजिए यूएसए क्या करता है, इंडिया में ऐसा एक फैक्ट्री सेटअप करता है जो कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी का फैक्ट्री है। मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वजह से जितना कार्बन एमिट ऐसे होता है वो कार्बन एमिट ना होके कार्बन एमिशन कम होता है। मान लीजिए कोई कोल का फैक्ट्री अगर बनाया जाता है और उसी पावर का इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई करता है, तो मान लीजिए कि कार्बन क्रेडिट जो है इंडिया का 20 कार्बन क्रेडिट यूज हो जाता है। पर लेकिन हमारे पास ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि यूएसए ने बनाया है, इसलिए हमारे पास 20 कार्बन क्रेडिट कम यूज हो रहा है। तो ये 20 कार्बन क्रेडिट क्या होगा, यूएसए के पास चला जाएगा। तो ये होता है आपका क्लीन डेवलपमेंट। क्लीन डेवलपमेंट में फायदा क्या हुआ, इंडिया के पास आपका क्लीन डेवलपमेंट हुआ तो CO2 एमिशन डिक्रीज हो गया। तो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो हेल्दी तरीके से रह सकते हैं। और यूएसए का क्या फायदा हुआ, यूएसए ने अपना टारगेट जो है उसे अचीव कर लिया। तो ये है आपका क्लीन डेवलपमेंट। आई होप ये दोनों आपको पूरे तरीके से क्लियर है। तो हम लोग आखिरी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, ये भी आपका क्लीन डेवलपमेंट जैसा ही है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मान लीजिए इंडिया और यहाँ पर दो कंट्रीज है आपके, एक है आपका यूएसए और दूसरा है आपका कनाडा। तो यूएसए और कनाडा ने दोनों ने मिलके एक इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया। हाइड्रो दोनों ने मिलके इंडिया में एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाया। इस हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के वजह से 20 कार्बन क्रेडिट्स जो है वो हम एनवायरनमेंट में सेव कर पाए। अब क्या होगा, इन दोनों का जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था, इसलिए टोटल कितने कार्बन क्रेडिट्स हमने बजाए 20, तो ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपका यूएसए को भी मिलेगा 10
और आपके कनाडा को भी मिलेगा 10 कार्बन क्रेडिट। तो ये है आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता था कि पहले से जो गोल्स है उनको डिसाइड किया जाएगा और बाद में जो कंट्रीज है उनको बोला जाएगा और उनको मानना पड़ेगा। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और बाद में जब क्योटो प्रोटोकॉल का, यहाँ पर मैं एक स्लाइडर, बाद में क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड पार्ट बनाया गया था, मतलब सेकेंड अमेंडमेंट बनाया गया था। तो जो पहला अमेंडमेंट था वो था फ्रॉम 2008 टू 2012, 2008 टू 2012। इसमें क्या बोला गया था कि हम लोग को कार्बन एमिशन जो है 5% रिडक्शन करना है, और इससे क्या नाम दिया गया था? तो इससे नाम दिया गया था आपका माराकेश, माराकेश अकॉर्ड। नाम दिया गया था माराकेश अकॉर्ड, और इसमें यूएसए ने साइन नहीं किया था। बाद में आपके 2013 से 2020 का, इस 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। तब इसको नाम दिया गया था, एक्सटेंड किया गया था, तब गोल रखा गया था कि 18% रिडक्शन करना है, हम लोग को 18% रिडक्शन करना है। और इसको क्या नाम दिया गया था? इसका नाम था आपका दोहा अमेंडमेंट। इसका नाम था आपका दोहा अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कहा गया था 18% रिडक्शन करना है। तो पहले से यूएसए जो है वो इस चीज को नहीं माना था। और सेकंड में कौन सा कंट्री यहाँ से हट गया था? वो था आपका कनाडा। तो आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसके लिए बाद में 21st सीओपी जब किया गया था तब बनाया गया था आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी 21 में। सीओपी आपको याद ही होगा, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर UNFCCC ने बनाया था सीओपी। 21st में हुआ था आपका पेरिस एग्रीमेंट। तो सीओपी 21 में हुआ था आपका पेरिस एग्रीमेंट। इस पेरिस एग्रीमेंट में अगर देखा जाए तो इसको साइन किया गया था, इसका डेट काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 22 अप्रैल, 2 अप्रैल 2016। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 21 को था पेरिस एग्रीमेंट, सीओपी 21 पेरिस एग्रीमेंट, और 22 अप्रैल 2016 को इसको बनाया गया था। तो 22 अप्रैल क्या है? 22 अप्रैल है आपका वर्ल्ड अर्थ डे। तो 22 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे। अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए तो पेरिस एग्रीमेंट ने कार्बन रिडक्शन से ज्यादा टेम्परेचर पे ध्यान दिया। उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम आपका 1.5 टू
2.0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज करने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि वो टेम्परेचर जो है उसको 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखेंगे और इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। नो मोर इंक्रीज देन इंडस्ट्रियल उन्होंने यह कहा था कि इंडस्ट्रियल पीरियड से ज़्यादा मतलब 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज होने नहीं देंगे। आप लोग सभी ने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जितना टेम्परेचर था उससे ज़्यादा हम लोग इंक्रीज होने नहीं देंगे, और अगर इंक्रीज भी होगा तो 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम हम लोग इंक्रीज होने देंगे। तो इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बनाया था रूल 20/20/20। तो उसको हम लोग देख लेंगे। उन्होंने रूल बनाया था 20/20/20। तो इसमें क्या क्या रूल दिया गया था? पहला था आपका CO2 रिडक्शन बाय 20%। CO2 रिडक्शन बाय 20%। सेकेंड था उनका रिन्यूएबल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन हम लोग यूज करेंगे बाय 20%। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे अभी पेट्रोल व्हीकल ना यूज करके बहुत जन इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करते हैं। वो क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन इंक्रीज करना। और तीसरा जो है वो है आपका एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी increase by 20%। तो एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। पहले के दिन में अगर आप देखेंगे तो एक एक बल्ब जो होता था वो 100 वाट का बल्ब होता था और तब भी लाइट उतने अच्छे तरीके से नहीं देता था। तो अभी आप 50 वाट के बल्ब देखें वो पूरे घर को अच्छे तरीके से लाइट दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया हम लोग का एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज। एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करना। तो क्योटो प्रोटोकॉल में मेन प्रॉब्लम क्या था कि वो अपने से नियम बना देते थे और उस नियम को हर एक कंट्री को मानना पड़ता था। इसलिए काफी कंट्रीज जो है उससे हट गए थे और क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन नहीं किया गया था। इसी गलती को सही किया आपके पेरिस एग्रीमेंट में, और उन्होंने बनाया INDC। INDC का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपके पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया गया, हर एक कंट्री को पूछा गया कि आप कितने लेवल तक डिक्रीज कर सकते हो या फिर एनवायरनमेंट के अच्छाई के लिए आप कितने लेवल तक काम कर सकते हो, और वही जो लेवल है हम लोग आपको देंगे और उसी टारगेट को आपको अचीव करना होगा।
आप नाम से देख सकते हो इंडेंटेड, मतलब जो कंट्रीज चाहते थे वो खुद से इसको डिसाइड कर सकते थे और उसके हिसाब से वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देते। तो इसको आप याद रख सकते हैं, INDC, इंडेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या था? ये था आपका बॉटम अप अप्रोच। मतलब अगर आप देखें तो क्योटो में क्या किया गया था, मतलब क्योटो डिसाइड कर देता था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल डिसाइड करता था और कंट्रीज को मानना पड़ता था। पर इसमें क्या किया गया पेरिस एग्रीमेंट में कि नेशंस डिसाइड करेंगे और उसे मानना पड़ेगा पेरिस एग्रीमेंट को। तो अब लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि इंडिया को कौन कौन से टारगेट्स जो है को अचीव करना पड़ा था। इंडिया को कौन कौन से टारगेट्स अचीव करना पड़ा था। तो अगर सबसे पहले देखा जाए टारगेट्स फॉर इंडिया, तो सबसे पहले जो था वो था कि हम लोग 40% अपना जो एनर्जी है वो 40% एनर्जी विल कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। बाय, मतलब हम जितने भी फॉसिल फ्यूल से, मतलब हम लोग का टोटल एनर्जी जितना कंजम्पशन होता है उसमें 40% आपका एनर्जी कंजम्पशन बनाया जाएगा फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय द ईयर 2040। सेकेंड अगर देखा जाए तो सेकेंड में कहा गया कि हम लोग बाय 2030 2030 तक विल क्रिएट कार्बन सिंक 2.5 3.3 बिलियन टन। अब कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? कार्बन सिंक आपके फॉरेस्ट को कहा जाता है कार्बन सिंक। फॉरेस्ट को कार्बन सिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉरेस्ट में आपके ट्रीज होते हैं और ट्रीज को खाना बनाने के लिए कार्बन चाहिए होता है। तो जब जहाँ भी आपके फॉरेस्ट रहते हैं वहां पर आपका कार्बन जो है, कार्बन एमिशन वो बहुत कम होता है और नेचर काफी प्योर होता है। हवा काफी अच्छा होता है, ब्रीदिंग के लिए अच्छे होते हैं, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट को कहा जाता है आपका कार्बन सिंक। तो इंडिया ने कहा था 2030 तक हम लोग 2.5 या फिर 2.5 से 3.5 बिलियन टन का जो कार्बन सिंक है उसको क्रिएट करेंगे। मतलब हम लोग फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट लगाएंगे। और तीसरा जो है लोग एमिशन इंटेंसिटी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे बाय 33 to 35% by 2030 compared to 2005 level। तो यहाँ पर आपके दो पार्ट्स हैं।
पहले कहा गया कि एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको रिड्यूस करना है। एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है? आप लोग पहले देखते होंगे कि ब्लैक कलर का ऑटो आता होगा और ऑटो से बहुत धुआं निकलता था, या फिर आप बहुत सारे कार देखते होंगे कि कारों में से बहुत सा धुआं निकलता है व्हीकल से। इन व्हीकल्स को आपका पुलिस में पकड़ा जाता है क्योंकि इनमें एमिशन इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये इन्वायरमेंट के लिए बुरा होता है। तो इंडिया ने क्या कहा कि एमिशन इंटेंसिटी जो हम लोग करते हैं वो हम लोग अप टू 33 to 35% 2030 तक रिड्यूस कर देंगे। और किससे रिड्यूस करेंगे? फ्रॉम द 2005 लेवल। फ्रॉम द 2005 लेवल मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 2005 लेवल में अगर हमारा एमिशन इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपका 100% था, तो फिर यहाँ पर आपका 2030 तक हमारा एमिशन इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 65%। तो ये था आपके टारगेट्स फॉर इंडिया। तो आज के चैप्टर के लिए यही था। चलिए एक बार इसको शॉर्ट में डिवाइस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आप क्रोनोलॉजी को याद रख पाएंगे, और एक बार अगर क्रोनोलॉजी समझ ले तो याद करना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहले था अर्थ समिट। अर्थ समिट। आज समिट में 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। 2 चीजों के बारे में, एक था आपका बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, और दूसरा था आपका एग्रीमेंट्स। तो नॉन बाइंडिंग में अगर देखा जाए तो इसमें आता है आपका रियो डिक्लेरेशन, और है आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और है आपका एजेंडा 21। एग्रीमेंट्स में अगर देखा जाए तो किस में एग्रीमेंट हुआ था? पहला हुआ था आपका बायोडाइवर्सिटी, दूसरा था आपका डिजर्टिफिकेशन, और तीसरा था आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज। तो बाद में क्लाइमेट चेंज से क्या बनाया गया? तो क्लाइमेट चेंज से बनाया गया आपका COP। क्लाइमेट चेंज से बनाया गया आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अगर देखा जाए तो इसमें 2 आपके इम्पोर्टेंट है। पहला आपका क्योटो, क्योटो। पहला जो है पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, लिखते हैं। तो पहला आपका क्योटो। क्योटो की अगर बात की जाए तो ये क्या हुआ था? क्योटो था आपका थर्ड COP। यहाँ पर दिया गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसमें फिर 2 थे। एक था आपका दोहा, एक था आपका माराकेश। माराकेश
और दूसरा था आपका दोहा। एक था आपका माराकेश एग्रीमेंट जहां पर बोला गया था 5% रिडक्शन करना है, और दूसरा था आपका दोहा एग्रीमेंट जहां पर बोला गया था 18% रिडक्शन करना है। तो क्योटो के बाद हम लोग पेरिस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका पेरिस। पेरिस क्या था? पेरिस 21st यूपी था। यहाँ पर दिया गया था इंडेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसने क्या कहा था कि ये आपका 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे टेम्परेचर। और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था? 20/20/20। पहला 20 क्या था? तो फिर CO2 रिडक्शन करना होगा बाय 20%, फॉसिल फ्यूल के इंक्रीज करना होगा बाय 20%, और आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है 20%, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करना होगा बाय 20%। रियो डिक्लेरेशन अगर देखा जाए तो रियो डिक्लेरेशन में आपके थे 21 प्रिंसिपल्स। तो रियो डिक्लेरेशन में क्या थे? आपके 21 प्रिंसिपल्स। और एजेंडा 21 अगर देखा जाए तो एजेंडा 21 में आपका दिया गया था आउटकम जो भी आपका निकला था अर्थ समिट से, और यहाँ पर बनाया गया था आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अर्थ समिट कब हुआ था? तो अर्थ समिट हुआ था 92 में, 2002 में, और आपके 2012 में। तो ये था आज का चैप्टर का छोटा सा एक रिवीजन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। और आज बहुत सारे सब्जेक्ट जो है उन सब्जेक्ट्स के आपके जो आंसर शीट है उसको रिलीज़ किया गया है, तो आप लोग आराम से उसको चेक कीजिए, अच्छे से मिलाइए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स।